एक तो किसी भी टॉपर की मतलब अंधभक्ति नहीं करनी है कि उसने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। हमारा यहाँ पे आने का मकसद यही है कि हम एक साल में पढ़े और एग्जाम क्लियर करें। प्रीलिम्स इसमें बस आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, इसका कोई रोल नहीं है रैंक में। आपकी रैंक जो डिसाइड करता है वो मेंस डिसाइड करता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ क्योंकि सर सबने बोला था ये बुक पढ़नी है, वी हैव रेड दैट बट वी आर नॉट एबल टू क्वालिफाई। सेकंड अटेम्प्ट में किसी ने बोला था आपने एमसीक्यूज नहीं लगाए, आपने एमसीक्यूज लगा लिए तो भी फेल हो गए। सिर्फ एमसीक्यूज नहीं लगाने, उस पर इंप्रूव भी तो करना है। फर्स्ट डे 10 आवर्स लक्ष्मीकांत, नेक्स्ट डे 5 आवर लक्ष्मीकांत, देन 2 आवर, देन लक्ष्मीकांत कोई नहीं पता मैं कहाँ हूँ। गलती करना पाप नहीं है सर, गलती रिपीट करना महापाप है। डोंट थिंक देयर आर 800 सीट्स, देयर आर द स्टूडेंट दोज हु गेट आईआरएस, वो आपकी एक सीट खाने वाले हैं। आपकी सफलता से सिर्फ दो लोग खुश होंगे, आपके पेरेंट्स और आपका टीचर, नॉट योर सीनियर, नॉट योर फ्रेंड। So now we have youngest IS of this batch. ठीक है। And the most important thing, पहले अटेम्प्ट में मॉक्स मिलना। Getting IAS, I feel like mocks, and that is in the very first attempt, because I have seen lots of my students, those who get IRS, they struggle for IPS, then IAS. So this is in the very first attempt, she is getting IAS. And here, youngest one also. So वो भी important है, and like I think many of you already know what is the hierarchy there in services. So I think सुलोचना आप रिटायरमेंट तक चीफ सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी, वी विल सी यू ओवर देयर। क्योंकि व्हेन यू एंटर इन द सर्विस एट द एज ऑफ 21 एंड 22, आपके प्रमोशन तो उसकी लेवल पे रहेंगे, और व्हेन यू रीच दैट एज ऑफ योर रिटायरमेंट तो आप टॉप तक पहुंच जाते हैं। एंड टॉप पोस्ट यू नो वेरी वेल, कैबिनेट सेक्रेटरी, और इन स्टेट चीफ सेक्रेटरी वी हैव। So now here this workshop is more or less about study plan, daily answer writing and mentoring. Okay. थैंक यू सर इतना काइंड इंट्रोडक्शन कराने के लिए। गुड इवनिंग एवरीवन। सर ने तो मेरा इंट्रो करवा ही दिया है, बाकी मैं अपने मतलब पर्सनल बेसिक इन्फॉर्मेशन साथ में शेयर करूँगी कि आई बिलोंग टू राजस्थान और मैंने अपनी स्कूलिंग राजस्थान से ही कंप्लीट की है। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडा हाउस से मैंने बीएससी ऑनर्स बॉटनी कंप्लीट किया है। ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट हो गया था और उसके बाद से मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन होल हार्टेडली स्टार्ट कर दी थी। 2021 में प्रीलिम्स पहले जून में था, उसके बाद कोविड की वजह से डिले हो गया था, तो फॉर्चुनेटली अक्टूबर में हुआ। उससे मुझे भी काफ़ी टाइम मिल गया था ऑप्शनल प्रिपेयर करने का और इवन प्रीलिम्स के लिए भी। और उसके बाद हमारा जैन में मेंस था, काफ़ी ठंड थी उस टाइम, और उसके बाद फिर अब इंटरव्यू के बाद तो रिजल्ट्स आपके सामने है ही सही। तो आज का मतलब मेन यही रहेगा कि एक 1 ईयर प्लान के साथ मैं चलूँगी। बाकी अगर किसी को और रिक्वायरमेंट है, लाइक आप जॉब के साथ कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा, तो आई विल ट्राई कि मैं ऐसे कुछ इनपुट दे सकूँ। बाकी एक मैंने 1 ईयर प्लान की तरह जो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया था वैसे एक बार मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो स्टार्टिंग में यही था कि मेरे जो ग्रेजुएशन वही कि कोविड के टाइम पे 3rd ईयर था हमारा, फाइनल ईयर जो था, तो DU केप्ट पोस्टपोनिंग आवर फाइनल ईयर एग्जाम्स। पहले जून में थे, पहले मई में थे, देन जून, जुलाई और लास्ट में हमारे अगस्त में हुए थे। तो एक तरह से सितंबर से मैंने अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट की थी और नेक्स्ट ईयर के अक्टूबर में हमारा प्रीलिम्स था, तो इसलिए मैं इसको 1 ईयर प्लान के उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी। अब फर्स्ट थिंग तो आपको जो कि सब टॉपर सजेस्ट करते हैं कि अपना सिलेबस डाउनलोड करें यूपीएससी का और घर पे एक बार लेकर आ जाएं। आपका मैं इसमें प्रीलिम्स का कुछ नहीं कहूँगी, प्रीलिम्स में उस यूपीएससी ने कुछ ऐसा एलैबोरेट करके नहीं दिया है सिलेबस में। आप मेंस वाला सिलेबस ले आए, GS 1 2 3 4, उसके अंदर आपको सब्जेक्ट्स आप डिवाइड कर लें। सब्जेक्ट्स पहले तो GS 1 के अंदर सब सब्जेक्ट्स देखें जो कि उसके अंदर आपको हिस्ट्री मिलेंगे, हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी, जियोग्राफी। उसके बाद हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को भी आप 3 to 4 पार्ट्स में आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री के अंदर ही आपको आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा, एंशियंट, मेडाइवल, देन मॉडर्न। उसके बाद इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी में कोई सब पार्टीशंस ऐसे नहीं होंगे लेकिन टॉपिक वाइज उसके अंदर हो जाएगा, जो कि कम्युनलिज्म है, सेक्युलरिज्म है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, ये सारा हो जाएगा। उसके बाद जियोग्राफी है, तो जियोग्राफी का आप डिवाइड कर सकते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी में, इंडियन जियोग्राफी में, और उसके बाद उसमें भी
फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी का फिजिकल का पार्ट अलग है, इंडियन ज्योग्राफी का फिजिकल का पार्ट अलग है। तो ऐसे करके आप उस पूरे सिलेबस को डिवाइड कर लीजिए कि आपके कितने आप सब्जेक्ट्स बना सकते हैं। अब ऐसे करके मेरे 14 to 15 बन गए थे। इवन एथिक्स में भी मैंने 2 पार्ट्स कर लिए, कि एक तो जो मेन उसका थियोरी वाला पार्ट है और एक केस स्टडी वाला पार्ट, कि मैं इसको बिल्कुल अलग सब्जेक्ट लेकर चलूँगी। तो ऐसे आप 14 to 15 सब्जेक्ट्स आप कर लीजिए। अब एक चीज़, जब आप स्टडी प्लान बना रहे हैं तो आपको खुद को पहले पता होता है हमें कि हम किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल है। जैसे कि मेरा ऑप्शनल मैंने सोशियोलॉजी लिया था, तो सोशियोलॉजी के साथ इंडियन सोसाइटी, सोशल जस्टिस पढ़ना ज़्यादा ईजी हो जाता है। उसके लिए मुझे पता है कि इंडियन सोसाइटी में मुझे 5 दिन से ज़्यादा नहीं देने हैं। अगर आपका ऑप्शनल जैसे PSI आ रहा है तो आपको आपके GS2 में टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसे पहले अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई कर लीजिए और वहाँ पर सोचो कि वहाँ पर मैं GS के लिए कम टाइम दूँ, ताकि मैं जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगता है, जैसे मुझे इकोनॉमी बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, तो मैंने उसको 1 मंथ कंप्लीट ओनली इकोनॉमी को दिया था। तो ऐसे ही आपके जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगता है, जो भी ईजी लगता है, एक बार उसे आइडेंटिफाई कर लीजिए। उसके बाद अपना स्टडी प्लान के ऊपर जाइए। अब आप स्टडी प्लान का कैसे स्टार्ट करेंगे, तो मैंने अपने कंफर्टेबल सब्जेक्ट से स्टार्ट किया था। जैसे मुझे पॉलिटी, जो कि हम ज़्यादा करंट अफेयर्स वगैरह से पॉलिटी पढ़ते रहते हैं, काफ़ी टच में रहते हैं, तो मुझे पॉलिटी कंफर्टेबल लगता था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग अपनी पॉलिटी से की थी। अब वो मेरा स्टार्टिंग फेज़ था, इसलिए मैंने पॉलिटी के लिए 1 मंथ रखा था। अब ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आप उसके लिए 20 डेज़ रखें, लेकिन पहले से डिवाइड कर लें कि आपको इस होल 1 ईयर में क्या करना है। अब उसके अंदर ये था मेरा, जैसा एक रफ आइडिया मैं आपको देती हूँ ऊपर ऊपर से, कि 6 मंथ्स में मुझे अपने सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। 6 मंथ्स के बाद और 6 मंथ्स ये सिलेबस कंप्लीट करना है, प्लस इसी में मेरा एक रिवीजन हो जाएगा। और उसके बाद मुझे आंसर राइटिंग अगर स्टार्ट करनी है तो ये वाला 1 महीना मेरा आंसर राइटिंग का है। ऑप्शनल अगर उसमें है तो कि ये वाले 2 मंथ्स मेरे ऑप्शनल के हैं। और उसके बाद प्री से 3 महीने पहले, स्पेशली जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं उनको, तो प्री से 3 महीने पहले आप मेंस का सब कुछ पढ़ना छोड़ दो। ओनली आपको टेस्ट सीरीज पे और अपने रिवीजन मटेरियल पे ही फोकस करना है। तो आपका ये पूरा एक रफ आइडिया होना चाहिए कि प्री से जैसे 3 महीने पहले मुझे सब कुछ छोड़ ही देना है, ओनली प्री की प्रिपरेशन करनी है। तो बाकी के जो मेरे मंथ्स बचेंगे, उस जो भी 9 मंथ्स हैं, उसको मुझे कैसे डिवाइड करना है। अब आपने एक बार ये कर लिया कि ओके मुझे 6 मंथ्स में अपना पूरा सिलेबस करना है, तो उसके बाद आपके जो भी आपने सब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं, अगर आपके 14 सब्जेक्ट्स हो रहे हैं तो उसको आप उसमें डिवाइड कीजिए। जैसे आप 20 डेज़, जैसे मानो कि पॉलिटी के लिए आप 20 डेज़ रखना चाहते हैं, तो उसके अंदर भी आप पहले आपने एक सब्जेक्ट का ब्रॉड ले लिया, पहले हमने ईयर वाइज ले लिया, रफ हो गया। उसके बाद हमने सब्जेक्ट का ब्रॉड व्यू ले लिया कि मुझे 20 डेज़ या 30 डेज़ में करना है। अब आप उसके बाद उसके अंदर भी सबसेक्शंस कीजिए कि अगर पॉलिटी है तो क्या आप ओनली लक्ष्मीकांत से करेंगे, या लक्ष्मीकांत के अलावा कोई और भी सोर्स है, जैसे आप अगर आपको NCERT है या लक्ष्मीकांत है, या कुछ बच्चे DD बसु फॉलो करते हैं, जो भी आप फॉलो कर रहे हो, तो आपके रिसोर्सेज को भी आप ये साथ में ध्यान रखो कि मुझे ये वाली बुक, जैसे आपके मानो कि पॉलिटी के आपकी 2-3 आपको चीज़ें पढ़नी है, तो आप उस चीज़ को भी डिवाइड करके रखो कि मेरे 15 दिन तो ओनली लक्ष्मीकांत के हैं, 15 डेज़ में मेरी लक्ष्मीकांत कंप्लीट हो जानी चाहिए। जब आपने ये कर लिया कि 15 डेज़ में लक्ष्मीकांत कंप्लीट हो रही है, तो उस टाइम पे उन 15 डेज़ के अंदर आप लक्ष्मीकांत बुक को ओपन करके उसमें देखिए, उसमें भी जैसे 6 to 7 पार्ट्स हैं। तो कि मेरा ये जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे फर्स्ट पार्ट ही उसमें सबसे ज़्यादा बल्कि है, जिसमें हमारा DPSP फंडामेंटल राइट्स और ये सारा है। तो आप उसमें देखिए कि अगर मुझे 15 डेज़ में से क्या मुझे 3 डेज़, 4 डेज़, 5 डेज़ कितने देना है, कि पार्ट 1 को इतना देना है, पार्ट 2 को इतना देना है। और आप चाहो तो उसी अपनी बुक में ही डेट लिख सकते हो, डेट मेंशन कर लो कि इस डेट तक मेरा ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा ही सेम, जैसे आप ये सब्जेक्ट तो कर ही रहे हो, अब आप साथ में करंट अफेयर्स भी करोगे, तो न्यूज़पेपर तो आपका डेली हो जाता है, फिर एक मंथली मैगजीन एक फॉलो करनी चाहिए, जो मैं भी रिकमेंड करती हूँ और सब करते ही हैं। तो उस मंथली मैगजीन में भी आपका, उसमें ऑलरेडी सेक्शंस डिवाइडेड होंगे, आप जिस भी इंस्टीट्यूट का फॉलो करते हैं सब में होता है, तो वहाँ पर भी आप अपनी डेट्स मेंशन कर लीजिए। जैसे अभी अगस्त का है, तो आपको जुलाई की मैगजीन अभी आई होगी इस मंथ में। अब उस जुलाई वाली मैगजीन को आपको पूरा इस महीने में आराम से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप उसमें भी डिवाइड कर लीजिए कि मेरा इस डेट तक ये कवर हो जाना चाहिए, इस डेट तक ये कवर हो जाना चाहिए, मतलब उस मैगजीन में ही, ताकि आपको ऐसा ना हो कि
मंथ एंड में आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो रहे हैं एक मैगजीन को कंप्लीट करने के लिए, डेली डेली आप थोड़ा थोड़ा मतलब इनपुट डालते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो उससे दो चीज़ें होंगी कि आपको एक तो लोड नहीं आ रहा है, सेकंड आपका जो सिलेबस आपने सोचा है कि मुझे पॉलिटी या इकोनॉमी जो करना है वो भी साथ में होगा, साथ में आपके करंट अफेयर्स भी रिवाइज हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपको साथ में करनी है। अब ऐसा ही पॉलिटी का, जैसा मेरी ये स्ट्रेटेजी थी कि पॉलिटी कंप्लीट हुई, लाइक मैंने जो स्टार्टिंग में ओनली लक्ष्मीकांत से की थी, तो मेरा वो 22 टू 25 डेज के बीच में हो गया था ऐसा रफ सा। और उसके बाद मैं उसके बाद ही सेकेंड राउंड करती थी रिवीजन का, क्योंकि ऐसा लगता था कि फर्स्ट राउंड में बस एक रीडिंग मारी है, अगर उसको अच्छे से मुझे लर्न करना है तो इसलिए मैं साथ में सेकेंड राउंड साथ ही करती थी। तो उसके लिए आप सोच लें कि मुझे 2 दिन इसके रिवीजन के लिए देना है, तो वो सेकेंड रिवीजन भी आपका साथ ही हो जाना चाहिए। अब इसी टाइम पे आप अपने एमसीक्यूज लगा कर देख सकते हैं, तो इस एमसीक्यूज में आप पीवाईक्यूज भी देखिए, और जो बाकी इंस्टीट्यूट्स के आते हैं जो कि सेक्शनल टेस्ट होते हैं, पॉलिटी इकोनॉमी इन सब के सेक्शनल टेस्ट आते हैं, तो आप कम से कम 2 मिनिमम 2 तो आपको लगाने ही हैं, जो कि 100 का मैं बोल रही हूँ। तो ऐसे मिनिमम 200 क्वेश्चंस तो आपको अपनी फर्स्ट और सेकंड रीडिंग के साथ ही लगाने हैं। अपनी परफॉर्मेंस देखिए, सेक्शनल टेस्ट में आपके 110 से प्लस तो आने ही चाहिए अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। ये मैंने देखा है, मतलब मैं ऐसा एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, फुल लेंथ में कम आ जाते हैं, लेकिन जब सेक्शनल आपने जस्ट अभी पढ़ा है और सेक्शनल में काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो वो मतलब आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए। अगर 110 प्लस आ रहे हैं तो यू कैन थिंक कि हाँ ठीक है मेरा अच्छा जा रहा है। उसके बाद अगर आप अपने दूसरे सब्जेक्ट पे मूव करना चाहते हैं, जो कि आपने अपने प्लान में लिखा होगा कि अब मुझे इकोनॉमी करना है, तो उसमें वही फिर वापस से कि 1 मंथ में इकोनॉमी है, मेरे ये सोर्सेज है, इतने लेक्चर्स देखने हैं या फिर ये वाले मटेरियल पढ़ना है, उसी का साथ में रिवीजन कर लीजिए, और साथ में उसी के पीवाईक्यूज और उसके एमसीक्यूज लगा लीजिए जो बाहर से हैं। तो ऐसे करके आपका 6 मंथ्स में आई गेस हो जाना चाहिए। 6 मंथ्स में नहीं होता है तो आप उसको 6.5 कर सकते हैं। और बीच में मैं ये कहूँगी कि आप एक बार बफर टाइम भी रखिए कुछ, जैसे कि आपका पॉलिटी और इकोनॉमी के बीच में, तो उसके लिए 2 दिन का बफर टाइम रखिए कि अगर आपका कुछ स्ट्रेच हो जाता है तो आप उसमें कवर करेंगे, ताकि बाद में आपको ये फील ना हो कि मेरा इकोनॉमी से टाइम कम हो गया है। उससे उससे होता कुछ नहीं, बस मेंटल प्रेशर बिल्ड होता है। तो अपना थोड़ा बफर टाइम रख सकते हैं आप, और ऐसे ही आप इवन वीकेंड में अपना ऐसा बफर पीरियड रख सकते हैं जो कि आप अपने लिए फ्री टाइम रखेंगे। लेकिन अगर आपसे कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर वो आपकी गलती है, इसलिए आपको जो फ्री टाइम है उसमें आपको वो कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो ऐसा आप रख सकते हो कि जैसे आप पूरा वीक तो पढ़ते ही हो कि संडे में मैं बस 12 बजे तक पढ़ूंगा जो भी है, आप 12 बजे के बाद मुझे कुछ नहीं पढ़ना है, वो एक फ्री टाइम आप रख सकते हैं कि फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है जो भी करना है। लेकिन अगर आपसे मतलब कुछ छूट गया है, कुछ कवर नहीं हुआ है, तो आप उस बफर टाइम में कर सकते हैं। तो ये मतलब ये ऐसा पूरा एक आप स्टडी प्लान बना सकते हैं, और इसमें यही होगा, अपने सोर्सेज आप अच्छे से एक बार लिस्ट डाउन कर लीजिए। पहले इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे इस सोर्स से ये कंप्लीट करना है। और जो पीवाईक्यूज हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह हैं, तो उसकी फिजिकल बुक्स भी आती हैं, मार्केट में मिल जाएंगी। अदरवाइज ऑनलाइन आप यूपीएससी की वेबसाइट से डायरेक्ट क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको पूरा सब्जेक्ट वाइज नहीं मिलेगा। तो बेटर कि आप किसी बुक से देख लीजिए। और पीवाईक्यूज में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कहाँ तक के हम करें, तो आपको अगर 30 ईयर्स के भी मिल रहे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे टाइम पे 2021 में एक मिताक्षरा पे क्वेश्चन था, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मेरी हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, बट वो मिताक्षरा पे क्वेश्चन था, और ये 1991 के पेपर में भी, प्रीलिम्स के पेपर में सेम एक क्वेश्चन था। बिल्कुल डिट्टो सेम नहीं था, काफ़ी थोड़ा सा डिटेल में पूछ लिया था इसको। लेकिन ये पीवाईक्यूज का रोल मैं आपको बता रही हूँ कि 1991 के पेपर से भी अगर आपका अभी का एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो ये आपके लिए ही फ़ायदेमंद है, बिकॉज प्रीलिम्स पता ही है हमें कितना डायनेमिक होता जा रहा है, कितना अनप्रिडिक्टेबल है काफ़ी। और इसके बाद आप एक दूसरी चीज़ कि आपको सी सेट को नहीं अवॉइड करना है। मैंने कई स्टूडेंट्स देखे हैं इवन फ्रॉम आईआईटीज़ एंड आईटीज़, दे आर फेलिंग सी सेट। तो इसमें आप उनका ओवर कॉन्फिडेंस कह लीजिए, या फिर यूपीएससी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन कर रहे हैं। और पूरा सी सेट का पेपर ओनली मैथ्स नहीं है, कॉम्प्रहेंशन भी है, तो उस पर भी थोड़ा फोकस कर लीजिए। पहले ऐसा मतलब पहले थोड़ा इजी पेपर आता था तो ये चल जाता था कि
आप किसी भी एक दो सेक्शन को अच्छे से कर लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। बेटर कि आप तीनों सेक्शंस पे फोकस करें और इसकी भी उतनी ही प्रैक्टिस करें जितना कि आप जीएस की आपकी प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज पेपर तो आपको दोनों क्लियर करने हैं और दोनों ही एक तरह से क्वालिफाइंग है। जैसा आप सी सेट में चलो 67 मार्क्स लाने हैं, लेकिन वहाँ पे जीएस में भी आपको जो भी मार्क्स लाने कट ऑफ ही क्लियर करनी है। आप उसमें अगर मानो कट ऑफ 90 है, इस साल 87 कट ऑफ थी, तो अगर आपकी कट ऑफ 90 है या फिर आपकी कट ऑफ 150 है, डजेंट मैटर, आपकी रैंक में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जहाँ वहाँ पे सी सेट में भी जैसे आपको 67 मार्क्स लेके आने हैं, तो जीएस की तरह ही उस पर मेहनत करनी है। आपके पास बेस्ट फैकल्टी है, आप सी सेट पे फोकस कीजिए, प्रैक्टिस करिए, मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रहेंशन तीनों पार्ट्स पे इक्वली फोकस कीजिए। तो ये सी सेट की बात थी। और उसके बाद एक मेंस में भी हमारे इंग्लिश कंपलसरी और हिंदी कंपलसरी पेपर होते हैं। ये 300 मार्क्स के होते हैं और इसमें 25% ही बस क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं और 25% मार्क्स हमें लेके आने होते हैं। बट कई स्टूडेंट्स इसको भी इग्नोर करते हैं। इंग्लिश तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं वो तो इंग्लिश के काफ़ी टच में रहते हैं, हम लिखना भी अच्छे से जानते हैं। लेकिन जो हिंदी का पेपर होता है, तो मुझे लगता है कि सीबीएसई वाले तो 10th के बाद हिंदी नहीं लिखते। और जैसे इवन मैं तो चलो राजस्थान से थी, मैंने 12th में लिखी थी लास्ट टाइम हिंदी, पर उसके बाद भी मुझे हिंदी लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन मैंने कुछ इग्नोर नहीं किया था, एग्जाम से पहले मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया था। तो आप एक उस हिंदी कंपलसरी और इंग्लिश कंपलसरी एक बार उस पेपर को, वही आप उसका तो बस लास्ट 3-4 साल के आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लीजिए कि क्या क्या पूछा जा रहा है उसमें। बहुत इजी होता है, ऐसे तो एक पैसेज होगा, एक ऐसे होगा, और 300 में से 125 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप ला सकते हैं। लेकिन अगर वही बात है, आपको हिंदी लिखी भी नहीं जा रही, आपको वर्ड्स ही याद नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या लिख के आओगे? तो इसलिए उस चीज़ पे भी फोकस करना। उसके बाद आंसर राइटिंग की बात है, तो प्रीलिम्स जैसा मैंने अभी बताया, इसमें बस आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, इसका कोई रोल नहीं है रैंक में। आपकी रैंक जो डिसाइड करता है वो मेंस डिसाइड करता है। अब आंसर राइटिंग में देखिए ये है कि एक तो आप जब सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे पॉलिटी आप लक्ष्मीकांत कर रहे हैं मानिए, तो आपने बुक कंप्लीट की है, उस टाइम पे आप बुक वाली जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं कि लाइक व्हाट आर द यूनिटरी फीचर्स, यूनिटरी एंड फेडरल फीचर्स का, ये कैन इंडिया बी कॉल्ड क्वासी फेडरल, तो ऐसे क्वेश्चंस जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं इनको तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो वहीं पे आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें आप लोड नहीं लें, बस ऐसा कि दिन में 1-2 आंसर आप लिखना स्टार्ट करें। जो भी सब्जेक्ट आपने कंप्लीट किया है बस वहीं से आप स्टार्ट कर दें। स्टार्टिंग में खुद से स्ट्रक्चर भी नहीं बन पाती है, जो कि स्ट्रक्चर हम कहते हैं कि इंट्रो होना चाहिए, बॉडी होना चाहिए, कंक्लूजन हो, फ्लो हो पूरे आंसर में, कि एक ही फ्लो में लग रहा है आंसर। तो स्टार्टिंग में सब ही बहुत बुरा आंसर लिखते हैं, मैं भी, कोई टॉपर भी है, जैसा भी आप आंसर लिख रहे हैं, लेकिन अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप इम्प्रूव भी कभी नहीं करेंगे। तो बेटर कि जब भी आप सिलेबस आपका कंप्लीट हो रहा है तो आप उसी टाइम पे स्टार्ट कर दें। तो इसमें डेली आप एक दो आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद आप इवेल्युएट करवाइए, अपने पीएच से करवा रहे हैं या फिर आपने कोई डेली आंसर राइटिंग के जैसे काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं, मैंने भी प्री से पहले मैंने ज्वाइन कर रखा था डेली आंसर राइटिंग वाला, जिसमें 2 क्वेश्चंस डेली का सेंड करना होता है और वो 1-2 दिन में चेक होकर भी आ जाता था। तो यही है, आप मतलब जहाँ पे भी अगर ऐसा कोई प्रोग्राम ले रहे हो, और इवन टेस्ट सीरीज़ जो आप मेन टेस्ट सीरीज़ लेते हैं, तो उस टाइम पे भी बस ये ध्यान रखिए कि आपका जो इवेलुएट होकर कॉपी आ रही है वो जल्दी आ जाए, मतलब 3 डेज़ 4 डेज़ आर मैक्सिमम आई थिंक। मैंने मेंस के टाइम पे 2 जगह से की थी, तो एक जगह पे तो मतलब 11-12 डेज़ इतना लग जाता था। जब कॉपी आती थी तो मैं यही भूल जाती थी कि मैंने पेपर भी लिखा था, और उसके बाद देखकर कुछ समझ नहीं आता था कि यहाँ पे कोई मिस्टेक की है या फिर मैंने ऐसा क्यों लिखा है। आपके माइंड में वो चीज़ रहनी चाहिए कि मैंने क्या सोचकर ये लिखा था। क्वेश्चन का जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप कॉन्टेक्स्ट नहीं समझेंगे, क्वेश्चन ही नहीं समझेंगे, तो आपने कितना भी अच्छा आंसर लिखा हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन का आप कॉन्टेक्स्ट समझेंगे, आप आंसर लिखेंगे और उसके बाद आप इवेलुएट करवाइए, आपका जो भी फीडबैक आ रहा है वर्क अपॉन इट। और कई बार ऐसा होता है कि फीडबैक जो होता है काफ़ी मतलब बिल्कुल डिफरेंट पोल्स का होता है, कि एक इवेलुएटर तो ये कह रहा है, दूसरा इवेलुएटर ये कह रहा है। उस टाइम पे आप खुद अपना प्रूडेंस यूज़ कीजिए और आपको जो ठीक लगता है वो भी आप करिए। ऐसा नहीं है कि आपको बाय हार्ट ही ले लेना है कोई फीडबैक।
मतलब इवन मैंने जहाँ पे ऐसे का टेस्ट सीरीज़ का कुछ था तो मुझे कई बार उनका नहीं ठीक लगता था। लाइक मैंने WTO लिखा है तो हर चीज़ को जैसे USA लिखा है, USA पे गोला करके कि फुल फॉर्म लिखो, मुझे नहीं ठीक लग रहा था, क्यों लिखे हम ऐसे, सबको पता है USA क्या है, राइट। तो ऐसी चीज़ों पे जहाँ पे आपको लगे कि हमें ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को आप अवॉइड भी कर सकते हैं, बट यूजुअली फीडबैक अच्छे ही होते हैं और आपके इंप्रूवमेंट के लिए ही होते हैं। बट जहाँ पे आपको एक्सट्रीम लग रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा बाय हार्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक मेंटोरशिप वाली चीज़ भी होती है कि आप अपने मतलब जैसे कई लोगों के तो सिबलिंग्स होते हैं जो बड़े भाई बहन की, आप अगर वो IAS IPS या UPSC की तैयारी भी कर रहे हैं तो वो गाइड कर देते हैं, या फिर आप जिस इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके टीचर्स होंगे वो आपको गाइड कर देते हैं, या आप कुछ जो भी अगर आंसर राइटिंग का भी इवन आप प्रोग्राम लेते हैं तो साथ में आपका मेंटोरशिप वाली चीज़ होती है। तो अगर आपको आंसर राइटिंग में इश्यूज आ रहे हैं, इवन आपका सिलेबस कंप्लीट करने में आ रहे हैं, और कई बार अगर आपको ये भी लग रहा है कि आपका फीडबैक उतना एग्जॉस्टिव नहीं है जितना होना चाहिए, तो टॉक टू योर मेंटोर्स। मतलब हमेशा फ्री फील करना है कि आपको किसी से भी आप बात कर रहे हो तो इवन आप क्वेश्चन आपको पूछना है पूरी क्लास के बीच में तो फील फ्री, क्योंकि आप अभी क्वेश्चन करोगे तभी आप इम्प्रूव करोगे और कुछ लिख कर आओगे। अगर आप खुद में ही परेशान होते रहोगे या फिर खुद ही बहुत ईगोइस्ट बने रहोगे कि मुझे सब आता है या मैंने जो आंसर लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो आप इम्प्रूव नहीं करोगे। और UPSC में जाके ना आप कभी किसी से लड़ाई नहीं कर सकते कि मेरे आंसर में मुझे इतने ही मार्क्स क्यों दिए, मेरा बहुत अच्छा हुआ था। इस बार UPSC का मेरा GS4 का जो पेपर था तो केस स्टडीज़ में हमेशा 4 पेजेस होते हैं, जो हमारी 20 मार्क्स की केस स्टडी होती है। एक क्वेश्चन में 3 ही पेजेस थे। अब ये तो मैं जब सेकंड पेज में कंप्लीट कर रही थी तो मैंने बस आगे देख लिया कि फोर्थ पेज है ही नहीं, तो मैंने जल्दी जल्दी फिनिश किया। लेकिन फिर भी मेरा लास्ट पार्ट मतलब कंक्लूजन में नहीं लिख पाई और लास्ट पार्ट भी थोड़ा सा छूट गया था। अब आप किसी से कंप्लेंट थोड़ी कर सकते हो वहाँ पे कि मेरे यहाँ पे इसमें एक पेज नहीं आया। तो अपना ही प्रूडेंस आपको यूज़ करना है, अलर्ट रहना है, अपनी बात खुद करनी है। मतलब आपको अपनी आवाज़ खुद ही बनना है, कभी ये मत सोचो कि कोई और बनेगा। तो खुद का आपको चाहे सिलेबस कंप्लीट करना है, आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, सिलेबस में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी इशू है, तो आप अपने जो भी मतलब आपके सीनियर्स हैं, आपको जो भी गाइड कर रहे हैं, सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, टॉक टू देम और उनसे मतलब पूरी हेल्प लें। हमारा यहाँ पे आने का मकसद यही है कि हम 1 साल में पढ़े और एग्ज़ाम क्लियर करें। ना तो किसी सब्जेक्ट में आपको PhD करनी है, ना ही किसी से कोई भी मतलब ये नहीं कि राजेंद्र नगर में बस जाना है, जो आपने एस्पिरेंट्स सीरीज़ देखी होगी। और इवन यहाँ पे भी कई लोग होंगे कि जिनके 5th 6th अटेम्प्ट चल रहे हैं और दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ कि चल रहा है, कोई बात नहीं है। तो बस 1 साल में बस ये सोचिए, अपने माइंड में ये रखिए कि ये 1 साल है, मुझे ये मेरा फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट है, बस इतना सोच के और ऐसा ही सोच के आपको एग्ज़ाम देना है। और सारी स्टेजेस का आपको एग्ज़ाम की हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। वही है ना, जब आप जंग लड़ने जाते हो तो आपको दुश्मन के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ऐसे एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आप किसी से ये सुन रहे हो कि किसी का CSET फेल हुआ है तो उस टाइम ये सोचो कि मेरा नहीं होना चाहिए। CSET क्यों फेल हो? मेंस से कुछ दिन पहले मैंने किसी की मार्कशीट देखी थी और उसमें हिंदी कंपलसरी के मार्क्स पे उससे ऐसा गोला ऐसा लगाया हुआ था और मतलब उसने फेल किया तो उसके 70 मार्क्स थे बस हिंदी में। तो उस टाइम पे मैं अलर्ट हो गई थी कि हिंदी में भी आप फेल हो सकते हो। मतलब लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं। ऐसे ही एसेज में, और ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जिन्होंने पहले मेंस लिख रखा है। तो आप ये मत सोचें कि ऐसे में मेरे पहले 140 आ गए थे, 150 आ गए थे, मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। इस बार आप किसी से बात करना, मेरे बैच में मतलब काफ़ी लोगों से बात हुई है, एक के 145 मार्क्स थे 3 साल पहले और दिस ईयर ही गॉट 97 मार्क्स। तो UPSC में कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज़ पे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है। चाहे फिर वो आपकी आंसर राइटिंग की बात हो, आपकी हैंड राइटिंग की बात हो। हैंड राइटिंग में भी इवन इतना अडेमेंट नहीं होना है कि मेरी ये है तो ये ऐसी ही रहेगी। ट्राई टू इम्प्रूव। आपको सुंदर हैंड राइटिंग नहीं बनानी है, लेजिबल बनानी है। और ऐसे ही अगर आपको लगता है कि डायग्राम्स इंक्लूड करने से, जैसे कि जियोग्राफी है और IR है, तो इसमें आपको आप इंडिया का मैप, वर्ल्ड मैप, ये सब प्रिपेयर करके रखिए। आपको मतलब इंडिया के मैप में 10 सेकंड्स में बन जाता है आराम से, और वर्ल्ड मैप आपका 30 सेकंड्स में। इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए, एक रफ स्केच ही आपको बनाना है तो उसकी बस आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और आपको वहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि ये इंक्लूड हो सकता है तो उसे इंक्लूड कर दीजिए। अगर आपको जैसे कोल फील्ड्स पे कोई क्वेश्चन है
तो बस इंडिया का मैप बना के आपको क्या करना है, 3-4 डॉट लगा दोगे, उतना काफ़ी है, कुछ करना नहीं होता है। इस बार GS1 में ज्योग्राफी में मैंने 4 वर्ल्ड मैप बनाए थे। GS1 के 4 क्वेश्चन में 4 वर्ल्ड मैप, और वो 10-10 मार्क के क्वेश्चन थे, तो मेरा आधा आधा पेज उसमें फिलअप हो गया था। ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं लिखा है। जैसे वॉल्केनो था, तो वॉल्केनो पे एक क्वेश्चन था, वहाँ पे मैंने एक वर्ल्ड मैप बनाया और वहाँ पे बस ट्राइंगल ट्राइंगल डालिए। आपके दिमाग में तो होता ही है, वॉल्केनोज के बारे में हम सुनते ही हैं। एक तो पैसिफिक रिम ऑफ फायर हो गया, इंडोनेशिया में होता है, इटली में हुआ था। बस वहाँ पे आपको थोड़े से ट्राइंगल बना के आ जाने हैं, और नीचे बस लिख दो आप कि वर्ल्ड मैप शोइंग दिस वॉल्केनो साइट्स। बस। तो ऐसी चीज़ों में जहाँ पर आपको लग रहा है कि मार्क्स बढ़ सकते हैं, तो वो कर लीजिए। बस कहीं पे अडेमेंट नहीं होना है कि मेरे पहले ऐसे मार्क्स आ गए थे आराम से। मतलब आप कुछ टॉपर्स का भी सुनेंगे, तो किसी टॉपर ने अगर ये कह रखा है कि मैंने तो कहीं पे कोई डायग्राम नहीं बनाया है, तो शायद उनकी आंसर राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हो। किसी पे आपको एक तो किसी भी टॉपर की मतलब अंधभक्ति नहीं करनी है कि उसने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा ही करूँगा। यू नेवर नो कि उसके लिए वर्क किया है, आपके लिए वर्क नहीं करेगा। तो आपको जो बेस्ट लगता है आपके लिए, जो आप अपने लिए बेस्ट कर सकते हैं, वो करके आना है आपको। और एक और चीज़ की, इंटरव्यू की तैयारी कब से करनी है, तो आप मेंस के बाद आराम से कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए आपको अभी से बॉदर नहीं करना है। वो वैसे भी देखो, कहते हैं कि पर्सनैलिटी टेस्ट है, लेकिन वहाँ पे भी आपकी नॉलेज तो आपसे जानने की कोशिश करेंगे। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपना ऑप्शनल ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से अलग लिया होता है, तो उनके लिए बस ये है कि आप मेंस के बाद अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट थोड़ा देख लें। जैसे मेरा बॉटनी से, मैंने बॉटनी ऑनर्स किया था लेकिन सोशो था, तो इसलिए मुझे बॉटनी पढ़ के वहाँ पे जाना था। और अगर मैं अपने इंटरव्यू में बॉटनी से अगर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, मैं वो क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रही हूँ, जबकि मैंने बॉटनी ऑनर्स किया हुआ है, तो वहाँ पे एक नेगेटिव इमेज तो आपकी बन ही जाएगी। तो कम्प्लीटली ये भी ना सोचें कि मुझे कुछ पढ़ना नहीं है, किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। पर्सनैलिटी आपकी नॉलेज से ही आएगी। आपको मतलब आप किसी इंसान को समझदार जब कहते हैं, तो उसके लुक्स पे नहीं कहते, उसकी चालाकी पे नहीं, उसकी आवाज़ पे नहीं कहते, आप उसकी इन्फॉर्मेशन पे कहते हैं, उसकी जो सोचने समझने की पावर है उस पर कहते हैं। और जब हमारी जो भी हमारी ये जो डिसीजन मेकिंग पावर आती है, वो हमारे एक्सपीरियंस से आती है और हमारी नॉलेज से आती है। तो इसलिए पर्सनैलिटी टेस्ट को इतना हल्के में भी नहीं लेके जाना है। खैर बाद में ही आपकी तैयारी करनी है, इसकी मेंस के बाद ही करनी है, लेकिन उस चीज़ को भी आपको हल्के में नहीं लेना है। वहाँ पे भी वो 275 मार्क्स का होता है। और कभी टाइम मिले तो यूपीएससी का जो रिजल्ट आता है उसको देखना, उसमें रिजल्ट के साथ जैसे कैंडिडेट के नेम आएंगे, मेंस के मार्क्स आएंगे, इंटरव्यू के मार्क्स आएंगे, तो एक बार वो, और फिर उनकी रैंक भी साथ में आती है। मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ, जस्ट आई वांट टू ऐड वन थिंग। हर रोज रात को सपना नहीं लेना है कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मुझसे ये क्वेश्चन, अनटिल अनलेस यू क्वालिफाई योर मेंस, वो डे ड्रीमिंग मत करना, मतलब वो खतरनाक है एक्चुअली, आई हैव सीन दैट। तो प्रिलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट डे ड्रीमिंग मत करना आप। एग्जैक्टली कई बार हम यही करते हैं, जैसे यूट्यूब पे काफ़ी इंटरव्यूज फ्लैश होते रहते हैं ना, तो वो खुद से हमारे माइंड में हम मेकअप करते रहते हैं कि मुझसे तो ऐसा क्वेश्चन करेंगे, मैं तो बॉटनी से हूँ या मैं मिरांडा हाउस से हूँ, मुझसे ये क्वेश्चन करेंगे, मेरे साथ हुआ है, तो आई एम टेलिंग यू। पर मैंने बहुत जल्दी ओवरकम कर लिया था कि यार इंटरव्यू तो तब देंगे जब प्री होगा। बस ये सोच लो कि प्री होना चाहिए पहले, फिर मेंस होगा, फिर जाके कहीं इंटरव्यू होगा। और पर्सनैलिटी टेस्ट आप हैंडल कर ही लेंगे, अनटिल एंड अनलेस आप कोई ब्लंडर करके आओ तो आपको 160 से नीचे नहीं देते मार्क्स। आप बस वहाँ बैठ के आओ और नॉर्मली जो भी आपको आता है आप आंसर करके आ जाओ तो ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई ब्लंडर कर दिया है, पॉलिटिकल ओपिनियन थोड़ा ऐसे चला गया है आपका, या कोई भी कई बार ऐसे हमारे माइंड में ऐसे प्रेजुडिसेस होते हैं किसी कास्ट के अगेंस्ट, किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट, अगर वो चीज़ आपने शो कर दी तब आप बहुत नीचे जाते हैं, अदरवाइज अच्छे मार्क्स मिल ही जाते हैं, मतलब एवरेज तो मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। तो उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको अभी से। अभी आपको, अभी तो जैसे प्री बहुत दूर है आपका, आप तो नेक्स्ट ईयर देंगे, तो आप मेंस पे ज़्यादा फोकस कीजिए कि मेंस की ओरिएंटेड आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। प्री की आपके साथ साथ होती ही रहेगी, सेम फैक्ट्स आपको यूज़ करने हैं, और इवन उसमें बस थोड़ा लॉजिकल बनना होता है आपको कि 4 ऑप्शंस में से इन 3 को कैसे एलिमिनेट करूँ, तो वो आपका आराम से हो जाएगा। और आपको मेंस स्पेसिफिक अभी थोड़ा उस पर ज़्यादा फोकस करो, सिलेबस कंप्लीट करने पे, और अच्छे से उस सिलेबस कंप्लीट करने के साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से आपको पता लगेगा कौन सी थीम्स है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में आंसर राइटिंग भी करो, तो आंसर राइटिंग आपको जो, अगर आपने कहीं कुछ ज्वाइन कर रखा है तो जो भी डेली के क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर करने की कोशिश करो,
या फिर आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देख रहे हो उन क्वेश्चंस को आप उनको आंसर करने की कोशिश करो और उनको इवेलुएट भी करवाओ। बस ये नहीं कि आंसर आपने लिख लिया है, आप इवेलुएट करवाओ, फीडबैक लो और उस पर वर्क करो, तभी आप इम्प्रूव करोगे। तो आपको एक हैंडआउट मिला है, तो लेट अस कम टू पॉइंट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन। तो लाइक कम टू द पेज नंबर 2 of this. Page number 1 you already know, that is free workshop here. So what we have done survey of around 500-600 candidates, and even like there are n number of my old students, those who got selected, or otherwise also I have been in touch of many bureaucrats. Even like there is one Dr. Prem, वो क्या है कि लाइक अर्लियर ही वाज इन मणिपुर कैडर, तो लबासना में ही इज कोर्स डायरेक्टर पहले थे, अभी तो उन्होंने छोड़ दिया है, तो ही इज़ कंसल्टेंट। तो उनसे भी मैंने काफ़ी बार डिस्कशन किया है अबाउट दिस कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या है। तो लाइक व्हाट वी रियलाइज कि क्या क्या इशू है, जैसे मेन तो स्टडी प्लान ही है। ओके तो यू शुड हैव ए प्रॉपर स्टडी प्लान, जैसा कि सुलोचना ने आपको बताया कि 1 ईयर का, एंड यू हैव टू मेक ए सब्जेक्ट वाइज। सो सेकंड थिंग व्हाट वी हैव इंक्लूड, दिस इज ऑफ अवर प्रोग्राम, तो उसको हमने पूरा सर्वे करके वी हैव मेड दिस प्रोग्राम डेली गाइडेंस एंड मेंटरशिप प्रोग्राम। करंट अफेयर पार्ट, काफ़ी लोगों का लाइक दे हैव इशू की करंट अफेयर हाउ वी कैन कवर इन 1.5 hour, they take 2.5 hour, so that is important. If someone give you a important article list, so that will save your time, you have to link with the syllabus. So next is regular check. Actually what I have seen, सुलोचना जैसे स्कूल डेज में होता था ना, टीचर डंडा लेके पीछे पड़ा है, अभी क्या है ना, ऑफलाइन स्टूडेंट्स भी काफ़ी कम आते हैं क्लास में, मतलब उनको लगता है कि हमें ऑनलाइन एक्सेस मिल रहा है, हमें रिकॉर्डिंग मिल रही है, तो यू योरसेल्फ हैव शुड हैव ए चेक, रेगुलर चेक होना चाहिए आपका, या कोई और हो, आपका मेंटर हो जो आपकी परफॉर्मेंस देखे रेगुलरली, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देयर इज ए ग्राफ, मैं अगर बना दूं यहाँ पे, देखो काफ़ी लोग ऐसा ग्राफ फॉलो करते हैं स्टडीज में, नहीं कर रहे हो तो बताना। फर्स्ट डे 10 hours लक्ष्मीकांत, नेक्स्ट डे 5 hour लक्ष्मीकांत, देन 2 hour, देन लक्ष्मीकांत कोई नहीं पता मैं कहाँ हूँ। मोर देन दिस व्हाट आई सजेस्ट कि आप ऐसा ग्राफ फॉलो करो, एंड यू कैन आस्क एनी टॉपर। मतलब इतना इंटेंस नहीं होना है कि एक दिन में 20 घंटा पढ़ लिया और अगले दिन पता ही नहीं चल रहा है। तो डेली 8 hour, आप किसी भी टॉपर से मिलना, दे विल से 8-9 hours रेगुलर स्टडी ओके है। 16-16, 18-18 घंटा नहीं पढ़ना है भैया, बट ए रेगुलर, ऐसा नहीं कि एक दिन 8 घंटा पढ़ा फिर अगले दिन, भाई उससे बढ़िया 16 घंटे पढ़ रहे थे आप, अच्छा था किसी दिन तो पढ़ रहे थे। सी हियर, एंड स्टूडेंट्स आई रियलाइज दे लिसन द हाफ थिंग जो उनके इंटरेस्ट की होती है। In CSET, I say like you can qualify CSET with 40 questions only, provided that your accuracy is 80%. वो 40 क्वेश्चन तो सुन लेते हैं और वहाँ पे 50% एक्यूरेसी होती है और दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई, पूरा सुनने का है मतलब। सी हियर, आइदर डेली 8 hour, अदरवाइज कभी 6 hour, एवरेज 8 hour बना लेना, कि दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज प्रीलिम्स प्रिपरेशन, अराउंड 5000 to 6000 MCQs लगाने हैं, सिर्फ लगाने नहीं है, यू हैव टू इम्प्रूव ऑन दैट। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ क्योंकि सर सबने बोला था ये बुक पढ़नी है, वी हैव रेड दैट बट वी आर नॉट एबल टू क्वालिफाई। सेकंड अटेम्प्ट में किसी ने बोला था आपने एमसीक्यूज नहीं लगाए, आपने एमसीक्यूज लगा लिए तो भी फेल हो गए। सिर्फ एमसीक्यूज नहीं लगाने, उस पर इंप्रूव भी तो करना है। इफ इन द फर्स्ट टेस्ट यू आर डूइंग मिस्टेक इन फंडामेंटल राइट क्वेश्चन एंड द 10th टेस्ट यू आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? यू अटेम्प्ट लेस क्वेश्चन बट देयर हैज टू बी इंप्रूवमेंट। गलती करना पाप नहीं है सर, गलती रिपीट करना महापाप है एक्चुअली। अगर आप अपनी गलती से ही नहीं सीखेंगे तो फिर फायदा क्या है? एंड बिलीव मी, इफ यू डूइंग एनी क्वेश्चन रॉन्ग इन योर मॉक टेस्ट एंड यू गेट द सेम क्वेश्चन इन योर एग्जाम, आप लक्की हैं फिर। दैट हैज टू बी करेक्ट बिकॉज यू ऑलरेडी डन द मिस्टेक इन मॉक टेस्ट, बट आप वो गलती करके आ रहे हैं दोबारा से। तो गलती से वी हैव टू लर्न फ्रॉम अवर मिस्टेक। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट पेज। देन वी रियलाइज द मेंस प्रिपरेशन। Student, what they do, they join the test series, there are 35 tests, hardly I have seen student they give more than 4 tests. यही होता है ना, you join 30 to 35 test series and you hardly give 4 tests and you get evaluation after 20 days. जैसे सुलोचना told you, अगर 15 दिन के बाद आपको टेस्ट इवेल्युएट होके मिल रहा है तो कंटेक्स्ट ही मिस हो गया ना, आपको यही नहीं पता आपने लिखा किस कंटेक्स्ट में था। हाउ यू विल इंप्रूव ऑन दैट? सो डेली 2 आंसर इज ओके, what we have included in this plan, plus once you complete one subject, then you write one full test on polity, geography, and timely evaluation is very important. Otherwise there will not be any improvement sir. अगर वो 15 दिन में evaluate हो रहा है, चाहे अपने फ्रेंड से भी करवा रहे हैं आप, that has to be within 48 hours.
otherwise there is not going to be any change in your answer writing. So next is guidance. Yes, अगर आपका भाई IAS है, IPS है, then it is okay. Okay, otherwise like guidance play a role. मतलब उससे ज्यादा मतलब क्या है कि टाइम से हो जाता है, and there is no golden path actually for UPSC preparation. But my experience, and you can talk with the toppers also, आप अगर डाइवर्ट हो रहे हैं देन वी कैन मेक ए सेंस. मतलब ऐसा कोई गोल्डन रूल नहीं है कि यही आपने सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ के ही बना तो आपको भी लक्ष्मीकांत. यू कैन रेफर DD बासु ऑल्सो, बट देर इज अ सर्टेन पाथ यू हैव टू फॉलो. अगर वहां से आप डाइवर्ट हो रहे हो, देयर द रोल कम ऑफ योर गाइड, योर मेंटोर, कि आपको वापस ट्रैक पे लाए. और वो होगा. इवन इन लाइफ ऑल्सो वी गेट डाइवर्ट फ्रॉम अवर गोल इन ए वीक. तो एवरी वीक, एवरी 2 days 3 days आपको वापस आना पड़ेगा ट्रैक पे. The next part is personal mentorship. Yes, if you get a faculty interaction, that is also okay. मतलब either like your any senior who is in Rajendra Nagar will guide you, भाई तू ये गलती कर रहा है. But I realize that senior, मैं वाजीराम में तो बोल भी देता था, but आजकल तो कैमरा है तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट रहना पड़ता है. Your senior they hesitate. I tell you the personal reason, because we are human being, all of us we are human being. आपकी सफलता से सिर्फ 2 लोग खुश होंगे, आपके पेरेंट्स और आपका टीचर, not your senior, not your friend. So they have in their mind, at the back of their mind, जो आपका senior है, might be they are not willing to help you out. उनके मन में कहीं ना कहीं एक ही है कि उनसे पहले अगर आप सिलेक्ट हो गए तो उनको तो लोग कुछ बोलेंगे ना फिर कि भाई तू क्या कर रहा था तब तक. तो दैट इज वन ऑफ द एट द बैक ऑफ. नहीं, दे आर गुड सीनियर ऑल्सो, दे रियली हेल्प सिलेक्शन के बाद और अदरवाइज ऑल्सो. बट मोर और लेस मैंने देखा है कुछ एक टेंडेंसी ये रहती है कि दे हेजिटेट टू लाइक गाइड यू, क्योंकि उनका भी एक पर्सनल एम है. दे वांट टू गेट सिलेक्टेड बिफोर यू. ऐसा नहीं कि वो आपके सिलेक्शन के अगेंस्ट है, बट दे वांट टू गेट सिलेक्टेड बिफोर यू. लेकिन गलती से इफ यू गेट सिलेक्टेड बिफोर देम तो उनके लिए कुछ इशू है, फिर वो ईगो इशू है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है. तो दैट्स व्हाई लाइक समटाइम्स आई हैव सीन सीनियर गाइड नहीं कर पाते हैं राजेंद्र नगर में. नेक्स्ट इज प्रोग्रेस इवैल्यूएशन रिपोर्ट. भाई स्कूल में होता था, अब क्यों नहीं हो रहा है? मंथली रिपोर्ट क्यों नहीं मेंटेन कर रहे अपनी? प्रोग्रेस रिपोर्ट क्यों नहीं देख रहे? एज सुलोचना सजेस्टेड, स्टैटिक पार्ट है या आपका सेक्शनल टेस्ट में 110 प्लस आना चाहिए. आप सोच रहे हो कट ऑफ 90 है, पॉलिटी में 90 आगे खुश हो जाते हैं. ओवरऑल जब आप अपना पूरा टेस्ट देंगे, देयर आर 4 कोर एरिया: पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री. सर उसमें आपका 130 स्कोर आएगा, जब जाके आपका ओवरऑल स्कोर विल बी बिटवीन 90 एंड 100. सर पॉलिटी में अगर आप अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हो तो आप पीछे हो. जो सबका ठीक हो रहा है वो आपका भी ठीक होना चाहिए. See here the people, those who get really 100, उनके लक्ष्मीकांत के सारे क्वेश्चन ठीक होने ही वाले हैं. And I tell you, don't think there are 800 seats. सुलोचना को तो चल प्रॉपर IAS मिल गया है, but there are the students those who get IRS, वो आपकी एक सीट खाने वाले हैं. And even in prelims, around 10,000 to 12,000 students they get a call for mains exam. They have to write mains. उसमें से भी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 6 से 7,000 पुराने लोग हैं. Either they got already selected, उन्होंने इंटरव्यू दिया है, ऑलरेडी मेंस लिखा है, वो भी तो दोबारा से मेंस लिखेंगे ना. तो यू हैव लेस नंबर ऑफ सीट. योर कंपटीशन इज विद ए गाय दोज हु गॉट ऑलरेडी सिलेक्टेड, दोज हु ऑलरेडी गिवन इंटरव्यू. तो ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली इस बार में. ठीक है, तो नाउ आई ओपन द हाउस टू द ऑडियंस. अगर आपके कोई डाउट है तो यू कैन आस्क. ओके, हाँ जी. टुडे यू हैव टॉपर विद यू. मैं तो हमेशा आपके साथ अवेलेबल हूँ, एंड ही इज माय सीजेड स्टूडेंट आल्सो. नहीं, आप आज सुलोचना से पूछिए. I have a doubt like what should be the notes to make in this study, because for small topics like central groups, special groups, you can make a 1 or 2 page notes. But what when it comes to like parliament, so like Lakshmikant I have read twice, but when it comes to answer writing, I go. एक ऐड कर रहा हूँ. इसने बोला आई हैव रेड लक्ष्मीकांत थ्राइस. हाउ मेनी टाइम यू हैव रिटेन लक्ष्मीकांत? अभी बोल दो. Parliament, when question comes like every question is correct on parliament prelim, but for mains like I'm unable to identify like. पहले लिखिए, जैसे सुलोचना सजेस्टेड कि पहले एक बार लिखना, तो गाड़ी तो स्टार्ट करो. सर प्रॉब्लम तो यही है, आप चाह रहे हो कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, 80 की स्पीड पे दौड़ जाए, उसको स्टार्ट तो करो, पहले गियर पे तो डालो. गंदा आंसर लिखोगे, बिल्कुल लिखोगे. So sir, this big topics like parliament, 4 subjects, small topics is fine, you can make notes. But sir, big topics like it takes too much time. Sometimes it will like Sorry we are to taking interrupt. too much content. सॉरी टू इंटरप्ट. ओके, आई गॉट योर क्वेश्चन. तो एक तो मतलब फर्स्ट थिंग तो ये है कि अगर आपके पास टाइम कम है
तो जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके पास आपको नोट्स फॉर्मेट में सब कुछ मिल रहा है, तो उसके लिए नोट्स बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अंडरलाइन कर लो, हाईलाइट कर लो। जो आपका वैल्यू एडिशन मटेरियल होता है, जैसे करंट अफेयर्स है, तो आपके स्टिकी नोट्स आते हैं, वो उसके साथ ही लगा लो। जैसे मैंने पॉलिटी के नोट्स नहीं बनाए थे, लाइक यू आर आस्किंग ना पार्लियामेंट टॉपिक, तो नोट्स मैंने बनाए नहीं पॉलिटी के। बस लक्ष्मीकांत में थोड़ा थोड़ा स्पेस बचा होता है, जैसे चैप्टर एंड हुआ, पूरा पेज ही खाली है, तो वहीं पे मैंने वैल्यू एडिशन कर दिया। अब जो ये क्वेश्चन वाली बात है पार्लियामेंट की, तो देखो लक्ष्मीकांत मेंस के पर्सपेक्टिव से बेस्ट नहीं है, जो मैं कहूँगी प्री के उससे है। एक क्वेश्चन था कि वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर। अब पूरी लक्ष्मीकांत ढूंढ लेना, आपको वहाँ पे अगर बुक दे दे ना, मतलब ओपन बुक एग्जाम जो होते हैं, तब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख सकते। ये मेंस में आपको अपनी एनालिटिकल स्किल्स यूज़ करनी है। पहले तो क्वेश्चन को डिकोड करो कि वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर का मतलब क्या है, क्या उसकी न्यूट्रलिटी के बारे में बात हो रही है। और अगर ऐसे हो रहा है तो फिर हम करंट से उसको जोड़ के देखो कि स्पीकर की न्यूट्रलिटी पे क्वेश्चन उठ क्यों रहा है। क्या वो एंटी डिफेक्शन के बारे में बात है, मनी बिल वाली बात है जो आधार वाले इशू हुआ था, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे इंक्लूड करनी है। आपका एक, अगर आपने सोर्स पढ़ा है तो डोंट थिंक कि वहाँ से आपको मेंस के आपके आंसर बन ही जाएंगे। और इवन यूपीएससी का आप किसी भी सब्जेक्ट का पेपर उठा लो और आप कोई भी सोर्स लेके आ जाओ, कोई ये नहीं कह सकता कि ये वाला क्वेश्चन इस सोर्स से है और यहाँ से आप लिख ही देते। जो आपके मेंस के क्वेश्चन होंगे मोस्टली वो पार्ट्स में होते हैं, 2 पार्ट्स तो मिनिमम होने ही हैं, 3 भी होने हैं। कभी कभी वो आपको मतलब पूरा स्टेटमेंट दे देंगे कि देयर इज़ अ नीड फॉर लाइक अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, there is a need for urban employment program, what are the factors that should be kept in mind while formulating such policy। तो ये वाला चीज़ आपको कहाँ मिलेगी, कोई सोर्स नहीं है इसका। आप इसको लेंगे तो फिर अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, नीड, जब उन्होंने फर्स्ट सेंटेंस दिया है ना देयर इज़ अ नीड, तो नीड को सर्कुलेट, पहले उसको सर्कल बना लो कि मुझे इसकी नीड पे बात करनी है। तो आप इंट्रो लिखेंगे, उसके बाद उसकी नीड लिखेंगे कि नीड फॉर दिस प्रोग्राम। अब उस नीड के अंदर आप क्या क्या लिख सकते हैं कि कितना मतलब माइग्रेंट्स का इशू लिख सकते हैं आप, या फिर पावर्टी का लिख सकते हैं, स्किल्स का लिख सकते हैं, ये इंडस्ट्री अकेडमिया गैप जो है, ये बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो जब भी आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वो किसी सोर्स से नहीं होगा, और ज़रूरी भी नहीं है कि वो आपके नोट्स से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। तो आपको मतलब मेंस में अगर 20 क्वेश्चन होते हैं ना, तो 10 क्वेश्चन प्रेडिक्टेबल होते हैं, लेकिन जो बाकी के 10 होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल ही होंगे। वहाँ पे आपको आपकी एनालिटिकल स्किल्स यूज़ करनी है, और आपका जो भी आपने टॉपिक पढ़ा था तो ज़रूरी नहीं है कि वहीं से आपको वो पॉइंट्स मिले। आपको इवन GS1 के पेपर के लिए आपको शायद GS3 से आपके कुछ पॉइंट्स उठाने पड़ेंगे। यूपीएससी में सब कुछ बहुत इंटरलिंक्ड है, तो यूपीएससी में आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब मेंस का भी अगर आप तैयार कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आप सिलेबस करेंगे सब्जेक्ट वाइज, बाद में आपको इंटरलिंकिंग आनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पॉलिटी का भी कर रहे हैं तो उसमें इकोनॉमी से भी वो कैसे रिलेटेड है ये आपको आना चाहिए, सोसाइटी से कैसे रिलेटेड है, और उसमें आप अगर एथिकल एंगल भी डालना चाहो तो डाल दो। ये इंटरलिंकिंग आपको बहुत काम आएगी उन क्वेश्चंस में जहाँ पे आपके पास पॉइंट्स आ नहीं रहे। 20 में से 10 क्वेश्चन इजी मान सकते हैं आप। इजी मतलब अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हैं, तो आप उस थीम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 5 आपके मीडियम होंगे कि हाँ थोड़ा थोड़ा कुछ आता है, और 5 ऐसे होते हैं जो नहीं सुने होते, मतलब बस सुना है, समझ नहीं आ रहा क्या लिखना है। तो वहाँ पर आप इसी डायमेंशन से सोचेंगे। जैसे आप मानो कि GS3 का आपका पेपर है, अगर साइंस एंड टेक का कुछ क्वेश्चन है, तो आप ये सोचेंगे कि कोई भी टेक्नोलॉजी का दे रखा है, तो जस्ट थिंक इसका यूज़ क्या है, अगर हम इसको एनवायरनमेंट में यूज़ करना चाहें, अगर इंटरनल सिक्योरिटी के उसमें, बस सिलेबस को सोचो माइंड में, और कुछ नहीं सोचना है। वहीं से आपको पॉइंट्स आएंगे कि इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ है क्या, क्या क्या बॉर्डर पे इसका कुछ फ़ायदा हो सकता है हमें, क्या हमारी साइबर सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए कुछ हो सकता है, इकोनॉमी में कुछ हो सकता है, पॉलिटी में कुछ हो सकता है। तो ऐसे आपको इंटरलिंकिंग आनी चाहिए सिलेबस की। और आपका जो क्वेश्चन था, तो मैं नोट्स मेकिंग का ये है कि आप मतलब हर सब्जेक्ट के लिए बनाना ज़रूरी नहीं है, पहली बात तो मैं ये कहूँगी। और सेकंड यही है कि डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। और थर्ड ये है कि सब्जेक्ट कौन सा है, जैसे कि इंडियन सोसाइटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, जिसके लिए कहीं पे भी कंसोलिडेटेड मटेरियल नहीं मिलता है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। लास्ट मोमेंट पे आप 3-4 सोर्सेज को नहीं फॉलो करेंगे, तो वहाँ पर आप हर टॉपिक के लिए जो भी आपने सिलेबस लिया है, सिलेबस में एक टॉपिक है, चाहे जैसे कम्युनलिज्म लिखा है, तो उसके ऊपर अपना 2 पेज का वो मटेरियल बना लो। अब उस 2 पेजेस में आपका कैसे इंक्लूड होना चाहिए, तो वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिसाइड करेंगे कि कम्युनलिज्म के ऊपर क्वेश्चन क्या आया है।
तो पहली बात तो सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उनकी डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए। सेकंड, जैसे कि कम्युनलिज्म है तो ये क्राइम वाला उसमें चला जाता है, तो अगर एनसीआरबी का कोई डेटा है इस बारे में तो आप वो इंक्लूड कीजिए। और अगर कोई रीसेंट एग्जाम्पल्स हैं कि कहीं पे इस ऐसा रिलेटेड कुछ हुआ है, जैसे अभी उदयपुर का केस हुआ था, तो यहाँ पे आप वो चीज़ लिख लीजिए। और ये चीज़ लिख ही लीजिए। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमने पढ़ लिया है, जब आंसर लिखेंगे तो याद आ जाएगा, ऐसा नहीं है, वो याद नहीं आता है। बेटर कि अगर आपने जब न्यूज़ पढ़ी है आप उसे लिंक कर पा रहे हैं अपने सिलेबस के टॉपिक से, तो वहीं पे आप साथ में लिख दीजिए। और जो नोट्स मेकिंग स्ट्रेटेजी का है तो यही है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे अपने, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली में डिमांड क्या है। जैसे कि सोशल जस्टिस का हमारा सिलेबस है तो उसमें सारे सेक्शंस के बारे में दे रखा है। फॉर एग्जांपल एल्डरली वाला सेक्शन है, तो एल्डरली वाले सेक्शन के लिए सबसे पहले डेटा कि कितनी % पॉपुलेशन का पार्ट है, हमारी इकोनॉमी को कितना हेल्प कर सकते हैं। क्या किसी रिपोर्ट ने कुछ कहा है, जैसे यूएन पॉपुलेशन हो गया या ऐसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कई बार कहते हैं कि अगर इंडिया के या इवन वर्ल्ड के एल्डरली का हम अगर सही से उनके पोटेंशियल को यूटिलाइज करें तो हमारी इकोनॉमी इतना % बढ़ जाएगी। अगर ऐसी कोई रिपोर्ट है तो उसे साथ में लिख लीजिए। उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स लिखने हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं एल्डरलीज के? प्रॉब्लम्स आप 5 to 6 प्रॉब्लम्स लिख लीजिए और वो आपके सारे डायमेंशंस को कवर करते हुए होने चाहिए। उसके अंदर आपके उनके हेल्थ इश्यूज आप यूज़ करेंगे। हेल्थ इश्यूज हो गए, इकोनॉमिक हो गया, डिजिटल वाली चीज़ हो गई है, सोशल वाली चीज़ हो गई है। तो ये आपका डायमेंशंस अच्छे से कवर होनी चाहिए, जो भी आप आपके नोट्स बना रहे हैं उसमें कह रही हूँ मैं। चैलेंजेस हो गए सारे, आपने 5-6 पॉइंट्स अच्छे से लिख दिए। अब उसके बाद आप सोल्यूशंस लिखिए। तो सोल्यूशंस में आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। जैसे नेशनल लेवल पे हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, कोई सेज पोर्टल है, सेक्रेड है पोर्टल है। उसके बाद लेजिस्लेशंस क्या कुछ है ऐसा, एक एल्डरली के मेंटेनेंस वाला कोई एक्ट है जिसके अंदर मतलब पेरेंट्स की वो रखना पड़ता है, तो ये ऐसा लेजिस्लेशंस है, तो आप लेजिस्लेशंस को साथ में लिख लेंगे। कोई एक्ट है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रोविज़न है, डीपीएसपीज में है या फंडामेंटल राइट्स में, तो उसे मेंशन कर लो। उसके बाद गवर्नमेंट का तो मैंने आपको बता ही दिया इनिशिएटिव्स। फिर सेकंड, आप किसी इंटरनेशनल एग्जाम्पल अगर आप ऐड करना चाहते हो तो कि क्या कोई इंटरनेशनल प्रैक्टिस है अच्छी, जैसे कि यूके में माना जाता है कि एल्डरली के लिए बहुत अच्छा सा उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप किया हुआ है कि वहाँ पे जो कम्युनिटीज़ है, सिविल सोसाइटीज़ है, काफ़ी इंटीग्रेटेड है। तो ऐसा कोई अगर आपको इंटरनेशनल केस स्टडी मिल रही है या फिर इंटरनेशनल लेवल पे किसी ऑर्गेनाइजेशन ने उसके लिए कोई कन्वेंशन निकाला हुआ है या कोई ट्रीटी साइन हुई है, तो वो चीज़ आप साथ में मेंशन कर लोगे। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई इनोवेटिव सोल्यूशन है जो आप दे सकते हो, वैसे यूजुअली होता नहीं है कि हम खुद कुछ डालते हैं, आपने किसी मैगजीन से पढ़ा है या फिर किसी गूगल पे आपने सर्च करके देखा है कि ये चीज़ मिसिंग है, कि ये चीज़ भी होनी चाहिए, तो वो चीज़ आप 2-3 पॉइंट्स वो लिख सकते हो। तो आपके इसमें चैलेंजेस हो गए, आपने सोल्यूशंस लिख दिए हैं आपके खुद के इनोवेटिव, जो कि आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें पूछते हैं कि गवर्नमेंट ने अभी तक क्या स्टेप्स लिए हैं और आपको क्या लगता है आगे और क्या करना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें अलग है कि जो चीज़ कर चुकी है गवर्नमेंट ऑलरेडी और जो आपको लगता है कि करना चाहिए। और बाकी अगर कोई कमेटी थी, कोई कमीशन था इसके रिगार्डिंग, मतलब गवर्नमेंट ने कोई कमेटी बिठाई हो, तो उस कमेटी का नाम भी आप साथ में लिख लो और 1-2 रिकमेंडेशन लिख लो। ऐसे करके आपके उन सब्जेक्ट्स के नोट्स बना लो जहाँ पर आपको कंसोलिडेटेड मटेरियल नहीं मिलता है। बाकी जहाँ पर आपको डायरेक्ट मिल ही रहा है, जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है, आप लक्ष्मीकांत से कर ही रहे हैं सब, और बाकी आपके नोट्स बनाने से सीधा क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, तो मुझे उसमें मतलब मुझे खुद को कोई यूटिलिटी नहीं लगी थी कि क्वेश्चन तो वैसे भी वही आ रहे हैं जो कि मुझे वही एनालिसिस करना पड़ेगा, ऑन द स्पॉट आपको करना ही पड़ेगा। और इवन आपने किसी के कितने अच्छे नोट्स बना रखे हों किसी भी सब्जेक्ट के, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर आपको उसी टाइम सोचना है, उसी टाइम लिखना है। वही आपको 10 मार्कर के लिए 7 मिनट्स मिलेंगे, आपको उसी में क्वेश्चन पढ़ना है, उसको डिकोड करना है, वहीं पे अपने पॉइंट सोचने हैं और लिखने हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर में। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना है। और ये आप कैसे होंगे कि आप आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग आपकी डेली वाली भी, और जब आपका मतलब प्री के बाद आपको फुल मार्क्स भी देने हैं, जो कि फुल लेंथ वाले। सेक्शनल, मैंने कई बच्चे ऐसे देखे हैं जो बस सेक्शनल ही देते रहते हैं, फुल लेंथ भी दीजिए। फुल लेंथ में आप इंटरलिंक करना सीखेंगे चीज़ों को। उसमें आप ऑलरेडी आपका माइंड प्रिपेयर नहीं होता है कि मैं बस इकोनॉमी का देने जा रही हूँ या फिर बस पॉलिटी का। जब आप GS2 का देंगे तो आपको IR के क्वेश्चन भी बीच में आएंगे, सोशल जस्टिस के भी आएंगे, बस पॉलिटी नहीं आएगा।
तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और जैसा कि सर ने ट्रैक वाली बात कही थी, तो अब जब हम मतलब कई बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि हम 12th तक कितना अच्छा पढ़ते थे, कितना अच्छा परफॉर्म करते थे, और यहाँ पे नहीं कर पा रहे, क्योंकि तब हम घर पे रहते थे। पेरेंट्स चाहे कुछ कहते नहीं हो, वो एक प्रेशर होता है कि आप उनके सामने ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाएंगे, टीवी नहीं दिखेंगे, फ़ोन पे नहीं लगे रहेंगे, और रात को 9-10 बजे बाद बाहर नहीं निकलते थे। तो यहाँ पे वही है कि आपको खुद को ध्यान रखना है। अगर आप बाहर आए तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए। और आपको, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आप इतने अच्छे दोस्त या इतने अच्छे सीनियर आपको मिल जाएंगे कि आप वो बस ध्यान रखेंगे कि बेटा आज आपने ये पढ़ाई नहीं की या फिर आप ये कर रहे हो। तो खुद ही आपको अपना ट्रैक रखना है कि मैंने आज 8-9 घंटे अच्छे से पढ़े या नहीं पढ़े। दिन में 24 आवर्स में 8-9 आवर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप एक बार करने लग जाओगे ना, तो आपको ये लगेगा कितना ज़्यादा फ्री टाइम है मेरे पास। दिन में आप 2-2 घंटे के सेशन बनाओ बस। जैसे अगर कोई अर्ली मॉर्निंग पर्सन है, तो आप 6 बजे से स्टार्ट कर सकते हो कि 6 to 8 मुझे पढ़ना है। उसके बाद हाफ एन आवर का ब्रेक है, 8:30 to 10:30 पढ़ना है। फिर उसके बाद 2-3 घंटे का आराम से ब्रेक लो, और 4 घंटे शाम को। इतना फ्री टाइम मिलेगा ना, आप कभी अपना टाइम टेबल ऐसे बना के देखना कि बस 2-2 घंटे के सेशंस है। आपको ऐसा लगेगा कि कितना सा तो पढ़ना है, मतलब इतना सारा। ये इंक्लूड, मतलब ये कैलकुलेट मत करो कि कितना पढ़ना है, ये कैलकुलेट करो कि मेरे पास कितना सारा फ्री टाइम है। तो आपको लगेगा कि मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ कभी भी। और यही माइंड में ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहना है। जो कि इवन जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, तो उनको मैं ज़्यादा कहूँगी, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट वाले। कई बार मतलब आसपास भी एस्पिरेंट्स होते हैं, तो कह देंगे आपको कि अभी तो आए हो तुम राजेंद्र नगर, अभी तो रुको, देखो यहाँ की लाइफ, फिर सिलेक्शन होगा। तो मतलब मुझे इंटरव्यू के टाइम पे काफ़ी ऐसा थोड़ा हर्ट हो जाता था कि किसी ने ऐसा बोल दिया, क्यों बोला है, मेरा क्यों नहीं होगा। तो बस ऐसा नेगेटिविटी वगैरह को फेस आपको करना पड़ेगा, पर अपने माइंड में थोड़ा स्ट्रांग रहिए। अगर आपका प्री क्लियर हो गया ना, तो आपने आधी बैटल तो यू हैव वन। आप प्री क्लियर होने के बाद मेंस एक ऐसी चीज़ है इन 3 स्टेजेस में, जहाँ पे आपने जितनी मेहनत की है, अगर आपने 80% इनपुट दिया है ना, आपको 80% आउटपुट मिलेगा। प्री और इंटरव्यू में कुछ नहीं है, हाँ किस्मत है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किस्मत का। प्री में इसलिए कहूँगी क्योंकि एक तो वहाँ एमसीक्यूज़ वाला होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है, और इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है। और इंटरव्यू में पता नहीं आपको 5 मेंबर्स में से किसको आप पसंद नहीं आओगे, और कौन कौन आपकी एक्सपेक्टेड लाइंस पे क्वेश्चन नहीं करेंगे। मेरा इंटरव्यू तो मतलब मैं तो बहुत लकी थी कि जो मैंने सोचा था वही पूछ लिया मुझसे, तो मेरा तो बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। मेरा हमारी बैच में एक है, ही इज़ पंजाबी, मतलब वो सिख वाला है वो है। तो सिख को देख के हमारे माइंड में क्या आता है कि ही इज़ पंजाबी, बट वो हरियाणा से था, तो उसे सारे क्वेश्चन पंजाब पंजाब पंजाब। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि प्री और इंटरव्यू में क्या होगा, पर मेंस में आपकी मेहनत आपको दिखेगी। वहाँ पर आप जितनी मेहनत करोगे ना, वो आपको वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। तो मेंस पे काफ़ी फोकस करो, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मेंस का ही होता है मार्क्स लेके आने में, मतलब रैंक लेके आने में। कनिष्क कटारिया सर, आपको पता होगा, AIR 1 है, उनका देखना आप मेंस में उनके कितने अच्छे मार्क्स थे और इंटरव्यू में कैसे मार्क्स थे। आपको मतलब बॉदर ही नहीं करना है कि इंटरव्यू में आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे, इतनी अच्छी तैयारी आपको मेंस की रखनी है, और वो आप अभी से कर सकते सेकंड हैं। वो बहुत बल्कि है, 800-9,000 पेजेस समथिंग। तो मैम उसमें मतलब उसको रिवीजन करना ही बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और फिर उसमें जो मेन साइंटिफिक सिलेबस है और प्रीलिम्स वाला है, तो उसमें मर्ज है। तो मैम उसमें मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि इकोनॉमी का कैसे करना है। मैंने भी वहीं से किया था, तो उसका ये मैंने मतलब ये तोड़ निकाला था कि प्री के टाइम पे जब मैं कर रही थी, तो पिंक कलर का हाइलाइटर यूज़ करती थी कि ये वाला मेरा प्री का है। और मेंस का तो अलग है, जैसे कि मेंस में ये सब चीज़ें आएंगी नहीं, CRR SLR वगैरह। तो जो उसका फर्स्ट पिलर है वो तो आप वैसे ही हटा सकते हो। सेबी वाला पार्ट नहीं आएगा, उसको बहुत बल्कि हैंड आउट है, उसको हटा दो। अब उसके बाद क्या होगा, आपका वो ह्यूमन रिसोर्स वाला एक पिलर होगा, एक HR वाला है, वो काफ़ी है, इंफ्रा वाला अच्छा है। तो ये जो चीज़ें हैं, आपको बस वो सेलेक्टेड आप खुद ही बना लो। और आपका जो मेंस वाला, मतलब इवन आप एक बार प्री का होने के बाद आप मेंस प्री वाला कट भी कर सकते हो कि ये वाला मुझे अब देखना ही नहीं है। और बाकी जब आप करंट अफेयर्स भी इवन कर रहे हैं, तो अगर आपको ऐसा लगे कि ये वाला जो टॉपिक है मेरे करंट अफेयर्स के मैगजीन में ज़्यादा अच्छे से कवर्ड है,
तो बेटर कि आप वहीं से बाद में रिवाइज कर लो, यहाँ पे कट कर दो कि यहाँ से मुझे करना ही नहीं है, तो ऐसा भी आप कर सकते हो। ये के बाकी सिक्योरिटी और जो दूसरे टॉपिक्स होते हैं जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको आप डिस्कस कर सकते हैं ऐसे की तो इन्वायरमेंट का तो ये था, 12th क्लास की आपकी बायो की एनसीईआरटी है, उसका 13th टू 16th चैप्टर है, लास्ट के 4 चैप्टर्स है 12th क्लास की बायो की एनसीईआरटी के। और साथ में साइंस और टेक के मतलब जो बायोटेक वाला पार्ट होता है वो भी 11th और 12th चैप्टर है। तो आप अगर 11th टू 16th लास्ट वाले चैप्टर्स कर लेंगे तो वो आपको एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक दोनों में हेल्प करेगा। ऐसे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक ऋषिकेश रेड्डी करके एक टॉपर हैं पहले के, उनके नोट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। उन्होंने मतलब उनके यही डिजिटल वाले नोट्स थे, तो मैंने वही डाउनलोड किए थे, और जो अपना वैल्यू एडिशन मुझे करना होता था जैसे पीडीएफ में कमेंट सेक्शन करके जो आता है तो मैं वहीं पे ऐड कर लेती थी। बाकी मतलब जैसे आपके पास टाइम नहीं है या फिर ऐसे जो भी टॉपिक्स हैं जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इसकी भी कोई बुक नहीं है एक, तो आपको किसी टॉपर के नोट मिल रहे हैं तो आप उनको एक काम करो, पीडीएफ डाउनलोड कर लो और उसको कन्वर्ट कर लो इनटू वर्ड फाइल, तो आपको भी जो एडिशन करना होगा आप खुद भी कर सकते हो। तो मैंने तो ऋषिकेश रेड्डी सर के किए थे। और आपका लास्ट क्वेश्चन ऐसे का, हाँ तो ऐसे का एक, हाँ वही मेरे माइंड से मिस हो गया था कि एसेज में अभी फिलोसफिकल एसेज पे ज़्यादा फोकस है, और आई गेस कि अब 3-4 साल तो यही चलने वाला है कि फिलोसफिकल एसेज पे हमेशा फोकस रहेगा ही। जीएस वाला तो हम कर लेते हैं क्योंकि हमारा मटेरियल पहले से होता है। फिलोसफिकल में ये है कि उसमें भी एक स्ट्रक्चर चाहिए जो कि एक इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन वाली चीज़ होती है, साथ में फ्लो मेंटेन करना उसमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और तो पहली चीज़ तो कि आप जब क्वेश्चन 4 ऑप्शंस में से ऐसे डिसाइड करेंगे कि कौन से टॉपिक पे लिखना है, तो सबसे पहला आपको मतलब कैसे डिसाइड करेंगे, पहला तो आपको पढ़ के कुछ समझ में आना चाहिए। फिलोसफिकल एसेज में जैसे इस बार थे सारे 8 के 8 टॉपिक्स ऐसे फिलोसफिकल वाले हो गए थे, तो मुझे 4-4 सेक्शन में, मेरे साथ तो अच्छी बात ये हुई कि मुझे 4 टॉपिक्स में से एक ही समझ आ रहा था कहना क्या चाहता है, तो मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया था कि मुझे इधर उधर का। बाकी आप दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आपको जैसे 2 में कन्फ्यूज़न है तो आप उसमें एग्जाम्पल्स लिखना शुरू करो कि मुझे इसमें अगर एग्जाम्पल देना हो, जैसे एक टॉपिक मान लो कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ पॉइजनस, अब इसमें आपको एग्जाम्पल्स देने हैं और अलग अलग फील्ड से देने हैं, ऐसा नहीं कि ओनली साइंस साइंस, मतलब इस वाले टॉपिक में कई बच्चे ओनली साइंस के ये जो भी अभी इनोवेशंस हुए हैं बस इसी के एग्जाम्पल्स जो होंगे आपके अलग अलग डायमेंशन से आने चाहिए। अब उसमें पॉलिटिकल्स भी आना चाहिए, जैसे पॉलिटिकल अगर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हो या फिर इवन डेमोक्रेसी में लोगों को ऐसे फ्रीली पावर आप दे दो, तो ऐसे एक्सेस वाली चीज़ जो चीज़ें हैं कि आप इसमें कितने एग्जाम्पल्स डाल सकते हो। तो दोनों ऑप्शंस मतलब दोनों टॉपिक्स में से आप बस ये देखो किसमें आपको सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल आ रहे हैं अच्छे से, जो आप इसके कॉन्टेक्स्ट में है, तो वहीं पे आप डिसाइड आपसे हो जाएगा कि मुझे इसमें ये वाला ज़्यादा अच्छे से आता है। फिलोसफिकल में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, आपको थियोरी देनी है और उसके बाद उसे एग्जाम्पल से जस्टिफाई करना है। अगर आपने जस्टिफाई नहीं किया तो वो फिलोसफी हो जाएगी बस, वो फिर बस ऐसा हो जाएगा कि ना तो उनको मतलब आपको इवैल्यूएटर को समझाना है सबसे अच्छा, तो इसलिए एग्जाम्पल्स देना सबसे इम्पॉर्टेंट है, फ्लो मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है। और फिलोसफिकल में डायमेंशंस कैसे ढूंढने, तो एक तो देखो उन्होंने जो दिया है जैसे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजनस, एक डायमेंशन तो उन्होंने दे दिया। आप स्टार्ट करेंगे अपने इंट्रो से, कोई भी, मेरा फेवरेट होता था कि एनेक्डोट से कर दिया कुछ भी, तो अब उसके अंदर मैं किसी का भी कर दूं, चाहे अशोका से स्टार्ट कर दूं या फिर हिटलर से स्टार्ट कर दूं, उनकी स्टोरी बता के उनका एनेक्डोट हो गया, तो आपके स्टार्टिंग के 2 पेज तो वहाँ भर जाएंगे। और उसके बाद आप एक थीसिस, मतलब मेरा होता था कि मैं थीसिस लिखती थी कि नाउ वी शैल एक्सप्लोर ये होगा ऐसे में, ऐसा जो 3-4 लाइन में आपका थीसिस हो जाएगा। उसके बाद आप मेन बॉडी पे आ जाएंगे, तो आपको एक डायमेंशन उन्होंने खुद ने दी हुई है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजनस, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। जस्टिफाई करोगे आप 4-5 एग्जाम्पल्स से तो मिनिमम करोगे ही सही, और वो भी अलग अलग फील्ड से होने चाहिए आपको। उसके बाद आपको इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दो कि हर केस में ऐसा नहीं है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजनस, चाहे फिर जैसे उसमें आप फिर वापस एग्जाम्पल दो कि हम अफेक्शन के बारे में कह रहे हैं, लव केयर के बारे में कह रहे हैं, सेल्फलेसनेस के बारे में कह रहे हैं, एडहेरेंस टू वैल्यूज़ कह रहे हैं। अब यहाँ पे वही है,
कि एग्जाम्पल ये नहीं है कि एडहेरेंस टू वैल्यूज़, एग्जाम्पल इसका ये होगा कि कौन एडहेयर किसने किया है वैल्यूज़ से। अब उसमें आप मार्टिन लूथर किंग का एग्जाम्पल दें, गांधी जी का एग्जाम्पल दें कि उनका अगर उन्होंने सोच लिया था नॉन वायलेंस है तो नॉन वायलेंस की वैल्यू से वो एडहेयर हुए थे, और उसके बाद आप साथ में फिर उसको ऐसे भी ऐसा एंड करो कि इसी वजह से हमें इंडिपेंडेंस मिली थी और वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग है। आप इसको मतलब उस चीज़ से कंपेयर कर सकते हो कि हमारी इंडिपेंडेंस लॉन्ग लास्टिंग क्यों थी, क्योंकि हम नॉन वायलेंस और इन वैल्यूज़ पे टिकी हुई थी हमारी इंडिपेंडेंस, हमारा जो स्ट्रगल था। अनलाइक फ्रेंच रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन हुआ, फ्रीडम मिली, बाद में क्या हुआ, एनार्की आ गई। तो ऐसी चीज़ों से आप कनेक्ट करके उसे बस आपका ऐसे इंटरेस्टिंग बना दो और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स पुट करने की कोशिश करो। तो आपको 2 डायमेंशन तो ये मिलेंगे। थर्ड ऐसा डायमेंशन आ जाएगा जैसे कि हाउ टू रेस्ट्रेंट आवर सेल्स फ्रॉम एक्सेस। तो ये वाला एक सोल्यूशन पार्ट जो होता है, तो थर्ड वाला पार्ट आपका ये हो जाएगा कि आपको उसमें सोल्यूशन ऐड करना है। कि अब उसमें आप कुछ भी डाल दो। वैसे तो फिलोसफिकल में ज़्यादातर सेम ही रहेगा कि फैमिली वैल्यूज़ हो, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हो हमारी, उसके बाद हम स्पिरिचुअलिटी की साइड थोड़ा हो ज़्यादा हो, और ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वी शुड बी अवे फ्रॉम दैट। और मतलब ये 5-6 ही सोल्यूशन है, जो इंट्रोस्पेक्शन आ गया, उसके अंदर योगा एंड मेडिटेशन आ गया। ये 5-6 चीज़ें आपके फिलोसफिकल एसेज में हर आई थिंक 90% एसेज में आपका वर्क करेगा कि व्हाट शुड बी द सोल्यूशन। उसके बाद आप कंक्लूजन पे करेंगे, तो कंक्लूजन जो है आपका, पहले तो आप कंक्लूड कर देंगे और लास्ट की 2-3 लाइन में बस ट्राई करिए कि जो आपने इंट्रो में कोई स्टोरी या एनेक्डोट डाला होगा, जैसे मानो कि मैंने हिटलर से स्टार्ट किया था, तो मुझे लास्ट में कहीं ना कहीं हिटलर मेंशन करना है। इससे बस ये लगेगा कि मेरा इंट्रो कंक्लूजन दोनों अटैच्ड है, तो ये कॉम्प्रहेंसिव चीज़ है। अगर आपको बहुत अलग हुआ, एक्सट्रीम एंड्स पे हुआ, तो वो थोड़ा एब्रप्ट से एंडिंग लगती है। और एक मतलब एक बस एक ट्रिक सी है कि जो आपका लास्ट पेज होता है, तो वहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आपका पूरा पेज है, यहाँ पर एंड मत करो। आपका जो कंक्लूजन है उसे हाफ पेज में एंड कर दो। ये एक ऐसा इंप्रेशन देता है कि आपने आराम से अपनी मर्जी से कंक्लूड किया है। जब आप पेज के एंड में जाते हो तो फील्स लाइक कि ज़बरदस्ती आपको कंक्लूड करना पड़ा है। तो बस ऐसे में ऐसा पूरा कॉम्प्रहेंसिव अच्छा सा लुक देने के लिए आप हाफ पेज पे उसको ख़त्म कर सकते हो। और ऐसे में यही है कि जब आप लिखने जा रहे हो उससे पहले गिव 10 to 15 मिनट्स टू योर सेल्फ। जब तो उसमें आप पूरे आउटलाइन बनाओ कि मैं इंट्रो में मुझे ये एनेक्डोट देना है और मेरा इंट्रो 1.5 पेजेस पे ख़त्म होना चाहिए। थीसिस मेरी नेक्स्ट हाफ पेज की है। सेकंड पेज पे, थर्ड पेज पे मुझे अपना मेन बॉडी स्टार्ट करना है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे मैं जस्टिफाई करूँगा इस स्टेटमेंट को। सिक्स्थ और सेवन्थ पे मुझे कॉन्ट्राडिक्ट करना है। एट्थ और नाइन्थ पे मुझे सोल्यूशंस ऐड करने हैं, और 10th पे मेरा कंक्लूजन आएगा। ये आपको आउटलाइन पहले ही पूरा बना के रखनी है। ये नहीं सोचना है कि चलो अभी स्टार्ट तो करते हैं, बाद में देखेंगे क्या होगा। ऐसे में फ्लो पूरा बिगड़ जाता है और आप खुद ही फील करेंगे कि बहुत मतलब अनस्ट्रक्चर्ड सा लगेगा वो चीज़। पहले अपना 10 to 15 मिनट्स उस आउटलाइन को बनाने में लगाएं। अभी क्या होता, पहले क्या था, कॉन्फिडेंस सनसेट 2 अटेम्प्ट हो गए। अभी ये अटेम्प्ट मतलब 2023 के लिए क्या लग रहा है, फियर सा हो गया इससे। तो मतलब अभी जीरो से स्टार्ट कैसे करना है, वापस स्क्रैच से? ओके सी आई थिंक इट्स नेचुरल। जब भी हम इवन गिर भी जाते हैं तो हमें डर लगता है वापस गिरने से, तो ये तो नेचुरल है। अब इस टाइम पे आपको बस यही सोचना है कि लास्ट टाइम मेरी क्या मिस्टेक्स रह गई थी। अब उसके अंदर आपको ये तो पता है कि आपने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, कितने गलत हो गए। उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि जो गलत हुए हैं वो किस सेक्शन से ज़्यादा थे, मैथ्स वाले से, रीजनिंग से, या कॉम्प्रहेंशन से। तो पहले तो एक बार अपना जो भी आपके 2 सी सेट वाली चीज़ें हैं उसका एनालिसिस करो कि मेरा एक्चुअली किस सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। उस सेक्शन, अगर आपने अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली तो सोल्यूशन तो आ ही जाएगा। उसके बाद आपको एक्यूरेसी, तो आपको एक चीज़ ये पता लग जाएगी। सेकंड यही है कि नेगेटिव मार्किंग आपको जैसे कम करनी है। और थर्ड थिंग, आप जिस भी सेक्शन पे वर्क कर रहे हैं, तो एक तो आपका जो वीकेस्ट सेक्शन होगा उस पर वर्क करना है कि उसे थोड़ा आप एवरेज पर लेकर आएँ, और जो आपका एवरेज वाला सेक्शन है उसे बेस्ट पर लेके जाने की कोशिश करो। और इसका आप ये कर सकते हो कि जो अभी मतलब सी सेट के लिए तो मैं ये कहूँगी कि बस लास्ट 3-4 साल के पेपर्स देखने हैं आपको, उससे पहले के बहुत ईजी थे पेपर्स।
अभी आपको एक्चुअली में जो रियल ट्रिकी स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन पता चलेंगे तो वो यहीं से लास्ट 3-4 साल से पता चलेंगे। तो वहाँ पे आपको एक बार थीम्स पिक कर लो कि अगर मैथ्स में क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके फॉर्मूलाज तो एटलीस्ट आप रट के रखें, स्पेशली जो आर्ट्स और बायो बैकग्राउंड के होते हैं। तो वो मैथ्स वाली चीज़ है। और कॉम्प्रहेंशन का, एक तो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो रही है, बट साथ में आपको जो मॉक्स है वो भी देने हैं। कॉम्प्रहेंशन में मोस्टली ये होता है 4 में से 2 तो सॉल्व हो जाते हैं आराम से क्वेश्चन, मतलब एलिमिनेट हो जाते हैं ऑप्शंस। जो बाकी के 2 बचते हैं तो उसमें आपको मतलब एक्यूरेसी आपकी अच्छी सही होनी चाहिए। वैसे तो मतलब परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता है कॉम्प्रहेंशन में, जो मुझे लगता है, लेकिन आपकी एक्यूरेसी आप कम से कम 80% 90% तक तो लेकर आइए। कॉम्प्रहेंशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आई हैव सीन पीपल वो मैथ्स और रीजनिंग को ही ज़्यादा फोकस करते हैं, कॉम्प्रहेंशन छोड़ देते हैं, पर अब वो नहीं चल सकता है। मतलब मैथ्स भी काफ़ी ट्रिकी आने लग गई है, ट्रिकी कह सकते हैं या लेंदी क्वेश्चंस कह सकते हैं, तो उसमें इतना टाइम लग जाता है। और हाँ, यही बात है कि जो मैथ्स के और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं, दे थिंक कि मैथ्स तो हमें आती है, ये क्वेश्चन कैसे नहीं होगा। वो एक ही क्वेश्चन पे अगर आप 4 to 5 मिनट्स दोगे तो आगे क्वेश्चंस नहीं होंगे। बेटर कि आपको अगर कोई क्वेश्चन लेंदी लग रहा है तो लीव इट, क्योंकि सी सेट तो बल्कि बस क्वालिफाइंग नेचर का ही है ना, वहाँ पे तो आप 45 क्वेश्चंस भी करके आओगे। तो मेरा टारगेट था कि बस 50 क्वेश्चन करके आने सी सेट में, पर उसको आप अच्छे से करो। जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, लग ही नहीं रहा है, मतलब आपको कोई टॉप तो करना नहीं है सी सेट में, आपको पता है मेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दो। किसको पता लग रहा है कि आपने क्या छोड़ा है, क्या करके आए हो। ईगो पे नहीं लेनी चीज़ को। न्यूज़पेपर का में नोट्स भी बनाना है, कौन सा न्यूज़पेपर? कौन सा न्यूज़पेपर? ओके, देखो 2 न्यूज़पेपर का आपने सुना होगा, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। इन दोनों में से आप कोई भी एक न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो। बाकी दोनों न्यूज़पेपर्स में एक एक पेज होता है। जैसे हिंदू के अंदर कॉन्टेक्स्ट, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट करके एक पेज आएगा, ऐसे ही इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड वाला पेज होता है। दोनों पेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक तरह से यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। ये दोनों पेजेस आपको नहीं छोड़ने हैं। जैसे आप मानो मैं जैसे हिंदू पढ़ती थी तो पूरा हिंदू पढ़ती थी, और वहाँ से इंडियन एक्सप्रेस से बस एक्सप्लेन वाले आर्टिकल्स देखती थी। और एक्सप्लेन में भी ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ इंपॉर्टेंट हो, कुछ पॉलिटिकल आ जाता है, एक स्पोर्ट्स वाला आ जाता है। वो चीज़ें छोड़ के आप जैसे एक्सप्लेन में आते हैं 4-5 आर्टिकल्स आते हैं, तो उसमें से मतलब बस 2 ही बड़े होते हैं, लेकिन वो काम की चीज़ें होती हैं। अगर कोई नया व्हीकल आया है, कोई एनर्जी आई है, तो उस उन चीज़ों पे अच्छा होता है वो आर्टिकल्स, तो वो कर सकते हैं आप। नोट्स बनाने की जो बात है तो मैंने तो मतलब ऐसे पर्टिकुलर नोट्स नहीं बनाए थे न्यूज़पेपर से, लेकिन ऐसा कोई टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, किससे क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके आप डिजिटल नोट्स बना सकते हैं। तो न्यूज़पेपर का, या तो आप जैसे आईपैड में पढ़ रहे हैं तो मैं तो वो पूरी कॉपी ही सेव कर लेती थी पीडीएफ वाली, अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट लग रही थी। ये मैंने इंटरव्यू के टाइम पे किया था कि वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूज़पेपर का। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि हमारी जो मंथली मैगजीन्स होती है ना, उसमें मोस्टली कवर्ड होता है, मैंने ये देखा है। मंथली मैगजीन्स में, ईयरली मैगजीन्स में ज़्यादातर कवर्ड ही होगा। बस आप मेंस के पर्सपेक्टिव से तो नहीं, पर प्री के पर्सपेक्टिव से अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो। जो एक एक टर्म आती है, मतलब आप ऐसा पढ़ोगे कि बांग्लादेश बॉर्डर पे ये चीज़ सीज हुई, तो कुछ केमिकल का एक नाम होगा, ऐसा किसी ड्रग का नाम होगा, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। क्योंकि यूपीसी में ऐसा क्वेश्चन आता है कि इट हैज़ बीन इन न्यूज़, और ये क्या है, वो 4 ऑप्शंस में। तो ऐसी चीज़ें प्री के लिए आप थोड़े अपने नोट्स बना सकते हो, और मेंस के लिए तो आप टॉपिक वाइज ही नोट बनाओगे। जैसे अभी क्रिमिनल प्रोसीजर वाला बिल था, तो बस वो बना लिया और उसके नोट्स। Like these, which to follow? Like, for everyone say there will be. वो ये जानना चाह रहा है न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दूं एक्चुअली मैं समझ गया, आप ये जानना चाह रहे हो कि कोई मुंह से बोलते भैया न्यूज़पेपर मत पढ़ो, सिर्फ मैगजीन से काम चलो। जब मैगजीन पढ़ते हो तो कुछ अलग मिलता रहता है, तो कहते हैं लाइक कि रील्स ले मतलब इम्पोर्टेंट है आपका नोट्स बना। न्यूज़पेपर तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। चाहे आप किसी भी इंस्टीट्यूट की मैगजीन फॉलो कर रहे हो, चाहे AIR 1 ही क्यों वो मैगजीन नहीं निकाल रहा हो, आपको न्यूज़पेपर तो छोड़ना ही नहीं है, वो तो आपको करना ही है। मैगजीन्स के अंदर मोस्टली चीज़ें जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है वो तो कवर होगी ही सही।
जो मेंस के पर्सपेक्टिव से होती है ना, जो बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं वो तो हमेशा कवर्ड होते ही हैं। बाकी वही मैंने कहा था आपको कि प्री के पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हो। और अगर आपका अभी यहाँ कवर नहीं होगा इस मैगजीन में, तो आपकी जो ईयरली मैगजीन भी आप एक फॉलो करोगे मेंस से पहले, मतलब आई वुड रिकमेंड कि इवन प्री से पहले और मेन से पहले बस एक बार देख लेना, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और अगर कुछ कहीं गैप्स रह गए होंगे तो वो आपको मिल जाएंगे। बट यू हैव टू फॉलो बोथ, न्यूज़पेपर भी मैगजीन भी। तो अपना जो अपना पेपर शो किसके में क्या करना चाहिए? मैंने उसमें नितिन सांगवान सर की बुक है जो बहुत शॉर्ट, मतलब बहुत क्रिस्पी है वो, तो उसका वहाँ से मैंने थिंकर्स देखे थे। पेपर से हाँ, नितिन सांगवान का, नितिन सांगवान से ही वहाँ से थिंकर्स देखे थे, और वहाँ से जो मेन थियरीज है, जो टॉपिक्स मतलब एक तरह से कवर करना होता है। बाकी सारा एक मतलब एक किसी इंस्टीट्यूट का ये था कि 100 करंट अफेयर्स वाला वो था, तो उसका सोशोलॉजिकल एनालिसिस था, तो मैंने सबके वो देखे थे। तो उसमें करंट अफेयर्स का वो हो गया, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करो, तो ये वाली चीज़ें तो आनी है आपके, माइग्रेंट वाली चीज़ आनी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का आना है, और ये कोविड का क्या इम्पैक्ट रहा ऑन इकोनॉमी, ये वर्क फ्रॉम होम वाला, ऑन फैमिली, ऑन ये विमेन का भी जो वायलेंस था। तो ये सारी जो करंट की चीज़ें मुझे लगता है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आई रिक्वेस्टेड सुलोचना कि हमारे DGMP स्टूडेंट को रेगुलरली मेंटरिंग करें बिजी शेड्यूल से, तो वी विल ट्राई टू अरेंज सम मोर सेशंस